गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा आज का टॉपिक बीए पार्ट सेकंड के ज्योग्राफी के पेपर सेकंड आर्थिक भूगोल एवं संसाधन भूगोल के यूनिट 1 का सेकंड टॉपिक है आर्थिक भूगोल, उसकी नवीन प्रवृत्तियाँ और अर्थशास्त्र एवं संबंधित विषयों से उसका संबंध। हम सभी जानते हैं कि जो आर्थिक भूगोल है उस विषय में हम क्या करते हैं, पृथ्वी तल पर जो मानव की आर्थिक क्रियाएं हैं उन सब का अध्ययन करते हैं। और ये आर्थिक क्रियाएं क्या हो सकती है, दो प्रकार की हो सकती है। जो पहला वर्ग है उसमें तो हम मानव के वो सब क्रियाकलाप शामिल करेंगे जो वो अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए जो उसका प्राकृतिक वातावरण है उससे समायोजन की प्रक्रिया में अपना सामंजस्य स्थापित करने के लिए करता है। और दूसरा वर्ग कौन सा होगा, उस वर्ग में हम मानव की जो अपनी आवश्यकताओं की जो पूर्ति है उनके लिए वो जो भी कार्य संपादित करता है जिससे उसका खुद का क्या हो सके, गुणात्मक विकास हो सके, उन सब का अध्ययन हम लोग करते हैं। लेकिन हम सब जानते हैं कि जो 20वीं शताब्दी है उसके मध्य से क्या हुआ, कई नवीन प्रवृत्तियों का अभ्युदय हुआ और विशेष रूप से कब, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में। इस समय जो आर्थिक भूगोल है उसमें संकल्पनाओं के स्पष्टीकरण पर विशेष बल दिया जाने लगा। आर्थिक भूगोलवेत्ता इस विषय के जो दर्शन, प्रकृति, उद्देश्य, अध्ययन विधि, लक्ष्य, इन सब पर समय समय पर विचार विमर्श और वाद विवाद करते रहे। तो इस तरीके से आर्थिक भूगोल में कई नवीन प्रवृत्तियों का अभ्युदय हुआ। हम ये प्रवृत्तियाँ देखेंगे अभी। सबसे पहली प्रवृत्ति है इसका कि आर्थिक भूगोल एक क्या है, अंतर अनुशासनिक विषय है। अंतर अनुशासनिक का मतलब इंटरडिसिप्लिनरी, मतलब आर्थिक भूगोल का जब हम अध्ययन करते हैं तो इसमें हम प्राकृतिक, सामाजिक विज्ञान है इनके साथ भी इसके अंतर संबंधों का अध्ययन करते हैं। जैसे इसका भूविज्ञान, भौतिकी, वनस्पति, मृदा, परिवहन इत्यादि विभिन्न विषयों का अध्ययन जब हम करते हैं तो ये सब्जेक्ट एक अंतर अनुशासनिक विषय बन जाता है। इसका जो सेकंड जो नवीन प्रवृत्ति इसमें आई है वो है आर्थिक जो भूगोल का अध्ययन जब हम करते हैं उसका समाकलन या समाकलित उपागम। क्योंकि जो आर्थिक अध्ययन है वो अन्वेषण और विश्लेषण के सम्मिलित उपागम से ही संभव है और इसके लिए हम नई विधियां यूज़ करेंगे। उन सब का अध्ययन हम आर्थिक भूगोल में ही करते हैं। तीसरा आर्थिक भूगोल का क्या है, व्यवहारिक उपागम। क्योंकि आधुनिक काल में जो आर्थिक अध्ययन है उसमें व्यवहारिक उपागमों का अनुप्रयोग किए जाने से ही व्यवहारिक आर्थिक भूगोल का विकास संभव हो पाया है। जैसे कि जनांकीय अध्ययन, ग्रामीण और नगरीय आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन, आर्थिक योजनाएं, भूमि वर्गीकरण, भूमि संसाधनों का मात्राकरण, संसाधन योजना, ये सब व्यवहारिक आर्थिक भूगोल के अंतर्गत ही आते हैं। नेक्स्ट अपना आर्थिक भूगोल में मात्राकरण। मात्राकरण का मतलब क्या है, जो कुछ मात्रात्मक विधियां हम लोग यूज़ करते हैं आर्थिक भूगोल में भी उनका हम काफ़ी ज़्यादा उपयोग में लेते हैं। 1956 के अंदर इसका सबसे पहले प्रयोग एक अमेरिकन भूगोलवेत्ता हुए थे, मैट कार्टे, उन्होंने इसका यूज़ करना शुरू किया था। और आज के टाइम में यदि हम बात करें तो आर्थिक भूगोल में जो विभिन्न तत्व है, फसलों का उत्पादन, व्यापार वितरण के स्वरूप, मृदा, जनसंख्या, खनन उत्पादन, औद्योगिक उत्पादन, इन सब मापों के अंदर मात्रात्मक विधियों का उपयोग प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। और जो मात्रात्मक क्रांति हुई उसमें आर्थिक अध्ययन, अनुसंधान इत्यादि में कुछ ठोस विचार परिवर्तन भी हुए थे। नेक्स्ट है आर्थिक भूगोल में प्रतिरूप। यदि हम 20वीं सदी के अंतिम दशकों की यदि कुछ बात करें तो आर्थिक जो भौगोलिक अध्ययन है, अनुसंधान है, उसमें प्रतिरूप पक्ष का बहुत तेज़ी से विकास हुआ था। प्रतिरूप और अनुरूपों के प्रयोग से अर्थात मॉडल्स के यूज से आर्थिक भूगोल की जो उपयोगिता है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई। क्योंकि प्रतिरूप निर्माण के द्वारा जो प्रस्तावित आर्थिक योजनाएं हैं उनका पूर्वानुमान लगाने की प्रवृत्ति काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई थी। नेक्स्ट है आर्थिक भूगोल में भौगोलिक सूचना तंत्र GIS का उपयोग। जो भौगोलिक सूचना तंत्र है ये क्या है, आर्थिक जो आंकड़े और सूचनाएं हैं उनके संग्रहण, विश्लेषण और मानचित्रण की एक कंप्यूटर आधारित तकनीक होती है। और इसमें हम जो आर्थिक आंकड़े हैं उनका संग्रहण, संचयन, विश्लेषण, प्रदर्शन इत्यादि करते हैं। लेकिन
इसके अंदर जब जीआईएस का यूज़ करते हैं तो आर्थिक तथ्यों का जो विश्लेषण है वो बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। नेक्स्ट है आर्थिक भूगोल में मानचित्रण। जो आर्थिक भूगोल का हम या भौगोलिक अध्ययन करते हैं उसमें जब मानचित्र कला या कार्टोग्राफी की नई नई टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं तो आर्थिक भूगोल में भी मानचित्रण, थीमेटिक मैप या विषयक मानचित्रण, डिजिटल मैपिंग, इन सब की प्रवृत्ति में भी काफ़ी ज़्यादा वृद्धि हो गई थी। और वर्तमान में जब हम भौगोलिक अध्ययन करते हैं तो उसमें आर्थिक क्रियाओं से संबंधित जो आंकड़े हैं उनके प्रदर्शन में आरेख, आलेख, मानारेख, अंकीय और कंप्यूटर कार्टोग्राफी, इन सब का अनुप्रयोग है वो लगातार बढ़ता ही जा रहा है। नेक्स्ट है आर्थिक नियोजन। हम सब जानते हैं कि आधुनिक काल में मानव समृद्धि और आर्थिक विकास की योजनाओं में आर्थिक भूगोल का बहुत ज़्यादा उपयोग हो रहा है। इसीलिए जो आर्थिक भूगोलवेत्ता है इनका सहयोग हम भूमि उपयोग सर्वेक्षण, मृदा सर्वेक्षण, आर्थिक प्रादेशिकरण, इन सब कामों में भी ले रहे हैं, है ना। और इसी कारण से जो आर्थिक संसाधन है इनके उपयोग की योजनाएं, कृषि योजनाएं, स्थानिक विश्लेषण, सामाजिक सांस्कृतिक योजनाएं, इन सब का अध्ययन किया जाने लगा है। नेक्स्ट है विशेषीकरण की प्रवृत्ति। आर्थिक भूगोल की जो वर्तमान प्रवृत्ति है उसमें विशेषीकरण बहुत इम्पोर्टेंट हो गया है, क्योंकि इसके बाद जो आर्थिक भूगोल की विभिन्न शाखाएं हैं जैसे कि परिवहन, संचार, वाणिज्यीकरण वगैरह, इन सब में विशेषीकरण की प्रवृत्ति बहुत अधिक बढ़ गई है। नेक्स्ट अपना टॉपिक है आर्थिक भूगोल में हवाई फोटोग्राफी। ये हवाई फोटोग्राफी आर्थिक भूगोल की एक नवीन प्रवृत्ति का एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है, क्योंकि जो हिमाच्छादित क्षेत्रों की यदि हमें जानकारी प्राप्त करनी हो, वनों के संरक्षण, मृदा संरक्षण, मत्स्य उद्योग, प्राकृतिक संसाधनों की खोज, भूमि उपयोग का मानचित्रण, भूगर्भिक जानकारी इत्यादि विभिन्न यदि हमें बातें प्राप्त करनी हो तो हम क्या करेंगे, अंतरिक्ष से जो पृथ्वी के विभिन्न भूखंड है उनके हम वायु फोटो लेंगे, उनका अध्ययन करेंगे, तो इससे आर्थिक भूगोल की उपयोगिता और अधिक बढ़ जाती है। नेक्स्ट है आर्थिक भूगोल का अध्ययन में हम सुदूर संवेदन तकनीक का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़, क्योंकि सुदूर संवेदन जो तकनीक है वो हमें एक ऐसे उपकरण प्रदान करती है जो कि दृश्य प्रकाश के तरंग दैर्ध्य से नहीं बल्कि जो बड़े तरंग दैर्ध्य है उनसे भी हम ब्रह्मांड की बहुत सारी चीज़ों को हम लोग देख सकते हैं, और इनसे हम जो भी प्रतिबिंब हमें प्राप्त होते हैं उनका विश्लेषण कर सकते हैं। भूमंडलीय वातावरण, भूमि उपयोग, जो प्राकृतिक संकट की दशाएं, आपदाएं इत्यादि है, उन सब में सुदूर संवेदन तकनीक का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होता है। नेक्स्ट है आर्थिक भूगोल में मानव कल्याण। यदि हम आर्थिक भूगोल के मानव कल्याण की यदि हम प्रवृत्ति की बात करें तो बहुत प्राचीन समय में भी ये प्रवृत्ति रही है, आज के समय में भी है और भविष्य के समय में भी रहेगी, क्योंकि जब तक कोई भी चीज़ मानव कल्याण के लिए उपयोगी नहीं है तब तक वो उस किसी भी क्षेत्र के अंदर वो या फिर वो विज्ञान बहुत उपयोगी नहीं हो सकता। इसी कारण से हम लोग आर्थिक भूगोल में जो मानव कल्याण के जो विभिन्न आयाम हैं उनका अध्ययन हम लोग करते हैं। नेक्स्ट है आर्थिक भूगोल एवं सतत विकास। आर्थिक भूगोल का जब हम अध्ययन करते हैं तो जो भी पर्यावरणीय समस्याएं हैं, पर्यावरण प्रदूषण, वैश्विक तापमान, ओजोन परत का क्षरण, मरुस्थलीकरण, इन सब समस्याओं को हम सुलझाने का प्रयास करते हैं और हम कोशिश करते हैं कि सतत विकास हो। सतत विकास का मतलब विकास हम ऐसा करें जो हमारी आवश्यकता की पूर्ति तो करे ही, साथ में जो आगे आने वाली पीढ़ियां हैं उनकी आवश्यकता की पूर्ति भी करे। तो अभी हमने देखा कि आर्थिक भूगोल की नवीन प्रवृत्तियाँ क्या है। अब हमारा जो सेकंड टॉपिक है वो है कि आर्थिक भूगोल का अर्थशास्त्र और अन्य विषयों से किस प्रकार का संबंध है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि आर्थिक भूगोल का अर्थशास्त्र से संबंध। हम सब जानते हैं कि आर्थिक भूगोल में हम विभिन्न आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन तो करते ही हैं और ये आर्थिक क्रियाएं मनुष्य को प्रभावित भी करती है। तो भूगोल की जो शाखा है आर्थिक भूगोल वो अन्य कई विषयों से संबंधित है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा करीबी इसकी शाखा है वो है अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र वास्तव में क्या है, वो विज्ञान है जो मनुष्य के व्यवहार का इस दृष्टिकोण से अध्ययन करता है कि वो किस प्रकार जो सीमित संसाधन है
उनके द्वारा एक से अधिक या अनेक बार उनका उपयोग कर सकता है और अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने का प्रयत्न कर सकता है। साथ ही हमें प्रकृति से कौन से आर्थिक संसाधन प्राप्त हुए हैं और वो किस तरीके से भौतिक वातावरण से प्रभावित होते हैं, मानव उन्हें कैसे प्राप्त कर सकता है, भविष्य के लिए कैसे संरक्षित कर सकता है, इन सब चीज़ों का अध्ययन हम लोग अर्थशास्त्र में करते हैं। वहीं पे आर्थिक भूगोल भी आप लोग जानते हैं कि कहीं ना कहीं मोर द लेस पृथ्वी तल पर जो पाए जाने भौतिक सांस्कृतिक तत्व है इन सब का अध्ययन करता है, और जो मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति के साधन है जैसे कि शिकार, मछली पकड़ना, पशुपालन या विनिर्माण उद्योग, सेवा क्षेत्र, इन सब से कहीं ना कहीं संबंधित होता है। तो हम कह सकते हैं कि आर्थिक भूगोल और अर्थशास्त्र के बीच में काफ़ी गहरा घनिष्ठ संबंध पाया जाता है। और हम ये भी कह सकते हैं कि आर्थिक भूगोल और अर्थशास्त्र एक दूसरे के क्या है, पूरक ही है, क्योंकि हम अर्थशास्त्र में वस्तुओं के उत्पादन, वितरण और उपयोग के विभिन्न पक्षों का अध्ययन करते हैं। वहीं पर आर्थिक भूगोल इन्हीं पक्षों को स्थान और भौगोलिक दशाओं के संदर्भ में देखता है। इसी कारण से ये दोनों विषय एक दूसरे के क्या है, पूरक है। आर्थिक भूगोल का जो अन्य संबंधित विषय है उनसे यदि हम संबंध देखें तो सबसे पहले बात करते हैं कृषि भूगोल की। जो कृषि भूगोल है उसमें हम उन परिस्थितियों का अध्ययन करते हैं जो कि कृषि के विभिन्न उत्पादों और उनके वितरण से संबंधित होता है। कृषि भूगोल में हम विभिन्न कृषि उपजों के उत्पादन, उनके वितरण और उन्हें प्रभावित करने वाली परिस्थितियों का अध्ययन करते हैं। इसमें जो कृषक है उनको विभिन्न उपजों के उत्पादन हेतु आवश्यक ज्ञान प्राप्त होता है और उन्हें ऐसी बातों का पता चलता है कि कौन सी उपज कब बोई जाती है, कब काटी जाती है, उसे कितना जल चाहिए, इत्यादि इत्यादि। और आर्थिक भूगोल भी क्या है, इन चीज़ों से काफ़ी हद तक संबंधित होता है। इस कारण से आर्थिक भूगोल और कृषि भूगोल एक दूसरे से काफ़ी निकटता से संबंधित होते हैं। नेक्स्ट है आर्थिक भूगोल और औद्योगिक भूगोल। आर्थिक भूगोल के अंदर जहां आपको पता है कि हम लोग क्या करते हैं, संसाधनों के उत्पादन, उनका अध्ययन करते हैं और औद्योगिक गतिविधियों का अध्ययन करते हैं। वहीं पे औद्योगिक भूगोल के अंदर हम भूमि से जो हमें खनिज संसाधन प्राप्त होते हैं उनका वितरण, उत्पादन की समस्याएं, उत्पादित वस्तुओं की जो विक्रय संबंधी समस्याएं हैं, उन सब का सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि में हम अध्ययन भौगोलिक दृष्टिकोण से करते हैं। साथ ही यदि हम इस शाखा का अध्ययन करें तो उससे हमें ये पता चलता है कि किस प्रकार किसी देश के भौगोलिक वातावरण में वहाँ के औद्योगिक संसाधनों का विकास होता है और उनका सर्वोत्तम उपयोग होता है। तो हम कह सकते हैं कि कोई भी देश है उसका जो कच्चा माल, खनिज, शक्ति के संसाधन, उनका उपयोग, वितरण, इनसे रिलेटेड जो भी समस्याएं हैं उन सब का अध्ययन हम लोग औद्योगिक भूगोल में करते हैं। वहीं पे आर्थिक भूगोल क्या है, जो औद्योगिक भूदृश्य, औद्योगिकरण, उद्योगों के स्थानीयकरण के कारक इत्यादि इत्यादि का अध्ययन करता है। तो औद्योगिक भूगोल और जो आर्थिक भूगोल है एक दूसरे से काफ़ी घनिष्ठता से संबंधित होते हैं। आर्थिक भूगोल और यदि हम परिवहन भूगोल की बात करें तो जो एडवर्ड उलमान थे उनको परिवहन भूगोल का जनक कहते हैं। और परिवहन भूगोल में हम लोग दूरी की माप की संकल्पना, परिवहन और स्थानिक संरचना, स्थानिक प्रक्रियाएं, परिवहन लागत, परिवहन विकास की आदर्श दशाएं, परिवहन के जाल का विश्लेषण, संयोजकता और उसके प्रकार, अभिगम्यता, स्थानिक प्रतिरूप, गुरुत्व प्रतिरूप, नगरीय परिवहन जाल, पर्यावरणीय समस्याएं, इन सभी का अध्ययन करते हैं। वहीं पर आर्थिक भूगोल में भी हम ये जो परिवहन प्रक्रियाएं हैं इनके अलावा विश्व के जो प्रमुख सड़क मार्ग, रेल मार्ग, जल मार्ग, वायु मार्ग, इनके लिए क्या विकास के लिए क्या उपयुक्त दशाएं चाहिए, परिवहन से संबंधित समस्याएं, आर्थिक क्रियाओं का प्रभाव इत्यादि इत्यादि का अध्ययन करते हैं। तो इस तरीके से आर्थिक भूगोल और परिवहन भूगोल एक दूसरे के पूरक है। और लास्ट है आर्थिक भूगोल और वाणिज्य भूगोल। वाणिज्य भूगोल भी क्या है, आर्थिक भूगोल की एक ब्रांच है। इसमें हम वस्तुओं के उत्पादन, व्यापार, पूंजी, बैंकिंग, वाणिज्य इत्यादि का अध्ययन करते हैं। साथ ही विभिन्न देशों में जो व्यापारिक केंद्रों का विकास है, उनके उन्नति के जो कारण हैं, इनका अध्ययन करते हैं।
तो एक तरीके से आर्थिक और वाणिज्य भूगोल एक दूसरे से काफ़ी घनिष्ठता से संबंधित होते हैं, लेकिन फिर भी इनमें कुछ क्या है, अंतर पाया जाता है। क्योंकि संपूर्ण जो वाणिज्य भूगोल है वो तो आर्थिक भूगोल है, अर्थात संपूर्ण आर्थिक भूगोल वाणिज्य भूगोल नहीं है। ठीक है, क्योंकि वाणिज्य भूगोल क्या है, आर्थिक भूगोल है, लेकिन पूरा आर्थिक भूगोल वाणिज्य भूगोल नहीं है। वाणिज्य भूगोल सिर्फ आर्थिक भूगोल की एक ब्रांच ही होती है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि ये विभिन्न विषय एक दूसरे से अंतर संबंधित होते हैं। धन्यवाद।